गुड आफ्टरनून दोस्तों। ठीक है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये दूसरा पार्ट है। अब प्लस इसमें अपडेटेड पार्ट्स भी होंगे। अगर अपडेटेड नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड कंप्लीटेड होगा। जो अपडेट होगा वो भी पार्ट्स उसमें कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट नहीं हो पाया या बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना तो ठीक है। तो देखिए अभी हम केंद्र राज्य संबंध से शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध आप जानते ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है केंद्र राज्य संबंध वास्तव में है क्या? वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो इसको दर्शाता है। ठीक है। तो अभी देखेंगे वित्तीय संसाधनों का जो बंटवारा इनके बीच में होता है, काफ़ी विवाद का चर्चा मतलब काफ़ी विवाद का विषय बना रहता है। तो अभी इसमें एक राजकोषीय संघवाद का सिद्धांत आता है। राजकोषीय संघवाद वही कि किसके किसके बीच में टैक्स कैसे बटा है, चीज़ें कैसी बटी हैं वो। तो देखिए अब राजकोषीय जो संघवाद है, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियाँ दी गई हैं, जिनके आधार पर उनके राइट्स भी अलग अलग हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कुछ ऐसे जो राजस्व हैं, जो आर्टिकल 269 ऐसे टैक्स की बात करता है जिसको लगाता कौन है? संघ द्वारा लगाए जाते हैं और वसूले भी जाते हैं। लेकिन संघ क्या करता है? ये पूरी तरीके से राज्यों को दे देता है। कौन सा आर्टिकल है? 269 आर्टिकल पूछता है। आर्टिकल 269A का क्या, 269A क्या है? ये जीएसटी से रिलेवेंट है, किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है। और उसमें भी क्या करती है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही वसूलती है। ठीक है। बाद में दोनों के बीच में क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। वही अनुच्छेद 270 क्या कहता है? अनुच्छेद 270 कहता है कि इनके बीच में राजस्व का बंटवारा कैसे होगा, उसके लिए एक वित्त आयोग का गठन होगा। कौन सा आयोग? वित्त आयोग सलाह देगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे आप करके बांटिए। ठीक है। अब इनके बीच में जो वित्त का हस्तांतरण होता है जो, ठीक है, तो अभी 15वां वित्त आयोग था, इसने कहा था तो इसके आधार पे कितने परसेंट होता है? तो 41%। अभी जितने भी सेंटर के पास जाता है पैसा वो 41% राज्यों को सौंप देता है। पहले 42% था, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हटा दिया गया राज्य की श्रेणी से तो ये 41% हो गया। ठीक है। बाकी कुछ और भी हस्तांतरण होते हैं, जैसे क्षैतिज हस्तांतरण, तो ये विभिन्न मानदंड के आधार पे देते हैं। जैसे मानदंड जो होता है वही 15वां वित्त आयोग ही इसका मानदंड भी निर्धारित करता है। जैसे क्षेत्रफल किसी का ज़्यादा हो, जनसंख्या किसी की ज़्यादा हो, ठीक है, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, वन पारिस्थितिकी, तो इन सबको ध्यान में रखकर भी ऐसे ऐसे सहायता उनको पहुंचाई जाती है। वहीं आप देखेंगे रेट टैक्स का बंटवारा तो होता ही होता है, लेकिन हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो अनुदान भी देती है। अनुदान वो अमाउंट होता है जिसको बाद में वापस नहीं लिया जाता। ठीक है। और वो फ्री में दिया जाता है। तो आर्टिकल 275 कहता है, आर्टिकल 275 के आधार पे गवर्नमेंट क्या करती है? राज्यों को अनुदान भी, सहायता अनुदान भी पहुंचाती है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे जो आर्टिकल 292 है वो क्या कहता है? वो केंद्र सरकार कहाँ कहाँ सुधार ले सकते हैं इनके बारे में बात करता है। यानी केंद्र सरकार अपने देश और देश के बाहर दोनों जगह सुधार ले सकते हैं, इसकी बात करता है। वहीं आर्टिकल 293 कहता है कि जो राज्य सरकार है वो केवल घरेलू स्रोतों से ही ऋण ले सकती हैं, यानी विदेशों से अगर वो ऋण ना चाहे तो नहीं ले सकती हैं। और दूसरी कंडीशन है, अगर इनका ऋण बाकी है, अगर केंद्र सरकार ने इनको ऋण दिया है, केंद्र सरकार का ऋण इन पे बाकी है, तो किसी और से अगर ऋण भी लेने जाएंगी तो बिना केंद्र सरकार के पूछे ऋण नहीं ले सकती। वहीं 280 जो है वो कहता है कि हर साल पे, मतलब हर 5 साल पे वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति हर 5 साल पे वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। वहीं आर्टिकल 270 क्या था? 270 में ये कहा गया था कि भैया आप, सॉरी ऊपर मैंने गलत बताया था शायद, ठीक है, वो फ्लो में ध्यान नहीं दिया। जो आर्टिकल 270 ये था, उसने कहा था कि जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे? तब तक राष्ट्रपति के आधार पे इनके बीच में वितरित होगा। लेकिन आर्टिकल 280 कहता है कि वित्त आयोग का गठन होगा और राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति हर 5 साल पे इसका गठन करेगा। ठीक है। और राज्यों के कंडीशन की बात करें तो आप देखेंगे जो राजस्व इनके पास प्राप्त होता है, ठीक है, और ये जितना खर्च करते हैं उसकी पूर्ति वो 58% ही कर पाते हैं। यानी इनका 100 रुपये खर्च है तो इनके पास सिर्फ 58 रुपये, एक तरीके से मान लीजिए करीब 60 रुपये के आसपास इनके राजस्व से पैसा आ रहा है। बाकी आप देखेंगे इनके जो ऋण है, ऋण का जो जीडीपी का अनुपात है वो करीब 27.5 है। यानी कि 100 रुपये की अगर जीडीपी है तो वो जीडीपी पे करीब 28 रुपये के आसपास क्या है? ऋण है। देखो यार, ये विशेष श्रेणी वाले जो राज्य हैं अभी इसकी बहुत डिमांड हो रही थी। कौन कर रहा था? बिहार और आंध्र प्रदेश इसकी डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाए।
ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो विशेष श्रेणी वाले राज्य होते हैं इनको विशेष अनुदान दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। और ये किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है, तो ये गाडगिल मुखर्जी एक फार्मूला आया था, उसके अनुसार इनको अनुदान दिए जाते हैं। वहीं आप देखेंगे विशेष श्रेणी वाला राज्य का जो दर्जा है ये मूल संविधान में नहीं था। ये 5वां वित्त आयोग था जिन्होंने सिफारिश की थी 1969 में, और इनका तब उसके बाद इनकी शुरुआत की गई। ठीक है, 5वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की कि सर एक विशेष श्रेणी का राज्य भी बनाए जाने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, विशेष श्रेणी के राज्य भी बनाए। तो अभी बिहार और आंध्र प्रदेश इसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या लगता है उनको मिल जाएगा वर्तमान में अगर आप देखेंगे। लेकिन जब ये बना था तो सबसे पहले आप देखेंगे किसको दिया गया था, तो सबसे पहले ये दिया गया था जम्मू और कश्मीर को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। ठीक है, फिर इसके बाद असम और नागालैंड, विशेषकर देखा जाए तो 1969 में इन तीनों को दिया गया था। वर्तमान में आप देखेंगे तो करीब 11 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। ये 11 राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं वो सब हैं, सिक्किम को लेकर के जो 8 हैं वो 8 आ जाते हैं। इसके बाद फिर याद रखिए नॉर्थ में और हैं, नॉर्थ में ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो गए आपके 10। और तीसरा याद रखिएगा, ठीक है, एक सिर्फ दक्षिण भारत का है, कौन है, तेलंगाना, जो सबसे नया राज्य बना है दक्षिण भारत में वो तेलंगाना। यानी ये 11 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब क्या हुआ, अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। ये किसने सिफारिश की थी, तो 14वां वित्त आयोग ने कहा था कि सर अब किसी भी राज्य को आप क्या करिए, इसका दर्जा मत दीजिए। तो अब किसी राज्य को अगर ये दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है, तब उनको कैसे हेल्प पहुंचाई जाती है, अभी हम आगे उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अब देखिए, अगर कोई विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या मानदंड है, वही जो गाडगिल फार्मूला है उसके आधार पर क्या क्या मानदंड है कि ऐसे देश मतलब ऐसे होने चाहिए। पहली बात यह है कि वहाँ पर पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी कम होना चाहिए, ये याद रखना। इसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हों, साथ ही साथ वो पिछड़ापन हो वहाँ पे, और बहुत ज़रूरी है कि अभी इनको देना ही चाहिए। ठीक ना, तो वही मैंने अभी कहा ना कि अगर मान लीजिए कोई विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा है, ठीक है, नहीं मिल पा रहा उसको, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है कि एक विशेष पैकेज देती है उनको। कहती है ठीक है, हम आपको कुछ विशेष पैकेज दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा अनुदान राशि दे देंगे। ठीक है, तो इसकी भी डिमांड की गई थी। बिहार और आंध्र प्रदेश ने भी इसकी डिमांड फिर हाल ही में फिर किया था। तो अभी क्या है, जो विशेष पैकेज होता है वो होता क्या है, दरअसल ये विवेकाधीन होते हैं, यानी गवर्नमेंट जितना चाहे किसी को दे सकती है, उनके विवेक पे डिपेंड करता है। ठीक है, यह आर्टिकल 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान है। क्या है, आर्टिकल 282 के तहत एक विशेष पैकेज दिया जाता है जो अतिरिक्त अनुदान की श्रेणी में आता है। तो वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ इस राज्य को देना चाहिए, नीड है, तो वो स्पेशल उनको क्या करती है, मतलब अलग से उनके लिए पैसा अवेलेबल कराती है। ठीक है, साथ ही आप देखिए छठी अनुसूची चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी भाई, क्योंकि लद्दाख ने कहा कि भैया हमें छठी अनुसूची में, अभी लद्दाख डिमांड कर रहा था कि सर हमें छठी अनुसूची में शामिल कर लीजिए। दरअसल छठी अनुसूची है क्या, ये जितने भी ST जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कंडीशन है, ये मुख्यतः 4 राज्यों पे, किस पे, मुख्यतः ये 4 राज्य जो हैं इसके अंतर्गत में आते हैं। तो वो राज्य कौन कौन से हैं बताइए, पढ़े होंगे ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नीचे है इसके। ठीक है, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। और क्या देखना है इसमें, इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो वर्तमान में 4 राज्य में 10 ADC हैं। ठीक है, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कमेटी, यानी स्वायत्त जिले हैं। कितने स्वायत्त जिले हैं वर्तमान में, 10 स्वायत्त जिले हैं। कितने राज्यों में, 4 जिलों में। अब ये जो स्वायत्त जिले होते हैं, ठीक है, ये प्रशासन देखते हैं इन 4 राज्यों में मुख्यतः, मतलब अपने क्षेत्र में देखते हैं। अब क्या होता है, जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सदस्य नामित होते हैं, इनमें कुछ को राज्यपाल नामित करते हैं और कुछ जो सदस्य होते हैं स्वायत्त जिलों में वो चुने जाते हैं। ठीक है, चुने जाते हैं। और याद रखना, इनका पूरा का पूरा मालिक कौन होता है, पूरा का पूरा मालिक राज्यपाल होता है। तो ये जो छठी अनुसूची है ये भारत के मूल संविधान में नहीं थी। ठीक है, इसे कब बनाया गया था, तो ये अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत बोरदोलाई समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसको उनकी समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। ठीक ना, और एक चीज़ याद रखना यार, ये जो छठी अनुसूची की अभी हम बात कर रहे थे,
यहाँ पेशा एक्ट लागू नहीं होता, वो पंचायत वाला जो एक्ट है यहाँ लागू नहीं होता, 5वीं अनुसूची में लागू होता है, ठीक है। अब 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे 100 जिले होते हैं 6ठी अनुसूची में। यही अंतर आता है, ठीक है। अब नए राज्य का निर्माण, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो नए राज्य का निर्माण क्या होता है, ठीक है, वही है कि आर्टिकल जो 3 है वो कहता है कि पहली बात तो कोई नया राज्य शामिल होता है तो आर्टिकल 2 में आएगा। आर्टिकल 3 में वही नए राज्य बनेंगे, ठीक, गठन होगा, और इनकी सीमा, क्षेत्र सीमा, कुछ भी बदलाव करना होगा यार, कौन करेगा, संसद करेगी, और वो भी साधारण बहुमत से करेगी, याद रखना, ठीक है। इसके लिए विधेयक लाया जाएगा, लेकिन वो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है तो इसको नाम ही चेंज करना है, चाहे इसका क्षेत्र चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, तो पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। राष्ट्रपति सिफारिश देंगे तो ये संसद में बिल लाया जाएगा। जैसे ही बिल लाया जाएगा तो वहाँ पे साधारण बहुमत से ये पारित किया जाएगा, ठीक है। पारित होने के बाद राष्ट्रपति राज्यों के पास भी भेजेंगे, कहेंगे भाई अपना मत दीजिए, आप क्या चाहते हैं। राज्य के पास भेजेंगे तो राज्य के पास एक लिमिटेड टाइम होगा, आपको जवाब देना होगा। अगर राज्य ने लिमिटेड टाइम में जवाब नहीं दिया, हालांकि पारित से पहले ही भी भेज सकते हैं, जवाब नहीं दिया उसने, ठीक है, तो अगर राज्य ने जवाब नहीं दिया तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस विधेयक को पारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साधारण बहुमत से होता है, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे राज्य विधानमंडल का कोई भी जोर नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा, वहीं कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर भारत का कोई राज्य किसी देश को देना हो, तो अगर राज्य देना होगा या कोई क्षेत्र देना होगा या राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संशोधन करना होगा, तब वो आर्टिकल 368 के तहत होगा, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसको याद रखना यार, वैसे नहीं दे सकते। और क्या है, अगर मान लीजिए दो राज्यों के बीच सीमा विवाद है तो सीमा विवाद को सिर्फ कार्यपालिका समझा सकती है, मतलब सुलझा सकती है, उसके लिए बहुत नीड नहीं है। किसकी नीड नहीं है, तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन की नीड नहीं है। उसी तरीके से राज्य पुनर्गठन आयोग, कई आयोग बने जब राज्य भारत में बन रहा था, ठीक है। तो जब डिमांड उठी कि भाई राज्य बनाना है, तो जब इसका गठन हुआ तो सबसे पहले देखिए यस के धर आयोग बना था 1948 में, फिर जेवीपी समिति बनी थी 1948 में, ये भी बनी थी, फिर फजल अली आयोग बना था 1953 में, ठीक है। और जो फजल अली आयोग बने थे, इन्होंने 4 कारकों की पहचान की थी। उन्होंने कहा था उस आधार पे किसी राज्य का गठन होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एकता और सुरक्षा होनी चाहिए, सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कहा था ठीक है, भाषा को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जब इन्होंने सिफारिश की थी तो इन्होंने कहा था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सरकार बनाए। फिर सरकार ने वही 7वां संशोधन किया 1956 में और उन्होंने राज्यों का गठन किया। देखो यार, ये वैकल्पिक विवाद समाधान था, ठीक है, ये कोर्ट से रिलेवेंट है। जो कोर्ट में मुद्दे चल रहे हैं, कोर्ट चाहता है कि हमारे यहाँ पहुँचे ही ना, उसका न्यायालय के बाहर ही समाधान हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए वैकल्पिक विवाद समाधान एक मतलब परियोजना है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत देखेंगे आप, तो क्या है, उसी के अंतर्गत तो ये लोक अदालत का गठन होता है, ठीक है, वैकल्पिक विवादान समाधान तंत्र के अंतर्गत। तो आप देखेंगे जो ये लोक अदालत होता है, इसका गठन कब किया गया, इसका गठन देखो अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया, और ये एक सांविधिक दर्जा इसको दिया गया। क्या दिया गया, एक सांविधिक दर्जा दिया गया, और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे काम करती है, और इसकी शक्तियाँ, ठीक है, कई जो एक्ट हैं उनसे अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है। और इसका जो डिसीजन आता है, लोक अदालत में आप जाएंगे, ठीक है, कोर्ट नहीं जाना चाहते तो लोक अदालत जाएंगे, वो जो डिसीजन लेगा उसका डिसीजन पहली बात तो बाध्यकारी होगा सभी पक्षों पर, और सबसे बड़ी बात है कि इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भारत की जो पहली लोक अदालत बनी थी वो 1982 में जूनागढ़ गुजरात में बनी थी, या फिर एक तरीके से कहें जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। ये लोकल मामले देखती हैं और पब्लिक के मामले देखती हैं, शादी विवाह वगैरह वगैरह, इनका समाधान करती है, ठीक है। कुछ चीज़ें और यार देख लो, अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसे फ्री में वकील अवेलेबल कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा, तो वो कहाँ से कराया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट कराएगी। लेकिन गवर्नमेंट किसके लिए कराएगी, उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कोई महिला हो, बच्चा होना चाहिए, कोई औद्योगिक कामगार यानी लेबर होना चाहिए, या फिर कोई सामूहिक आपदा हुई हो उसका व्यक्ति शिकार हो, और SC/ST हो, और कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो, दिव्यांगजन हो, उनको भी अवेलेबल कराती है, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको वकील चाहिए तो उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम जो आपकी आय होनी चाहिए, आय की जो सीमा होनी चाहिए वो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं ईयरली, तो फिर क्या होगा, एक आपकी इनकम सर्टिफिकेट में दिखाते हैं, तो फिर आपको फ्री में वकील नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा। बाकी तो जो ये छोटे छोटे हैं
जो राज्य में हाई कोर्ट हैं और जो जिला डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, यहाँ भी वकील मिलेगा। यहाँ पे राज्य जो चाहे तो सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, बाकी ये सब कंडीशन उसमें रहेगी। फिर देखो यार अधिकरण, ये चर्चा में थे। अधिकरण क्या होते हैं? तो ये भी एक अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, ठीक है। जैसे कोर्ट चाहता है कि हर एक मामला उस कोर्ट में ना पहुँचे, उसके बाहर भी समाधान कर लिया जाए, और ख़ासकर जो कर्मचारी हैं उनसे रिलेवेंट, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक कुछ अधिकरण बनाए जाते हैं जो डिसीजन लेते हैं। तो ये अधिकरण की बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 323 का ए जोड़ा गया और अनुच्छेद 323 का बी जोड़ा गया। तो 323 के ए में कहा गया कि प्रशासनिक अधिकरण बनाए जाएंगे, ठीक है, जैसे IAS PCS सिविल सेवाओं के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाए जाएंगे। बाकी उन्होंने कहा आर्टिकल 323 के बी के अंतर्गत किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकते हैं, ठीक है। और यह जो अधिकार दिया गया आर्टिकल 323 बी का, वो राज्य विधानमंडल को इसके अंतर्गत राइट्स दिए गए हैं। तो ये डिसीजन सुनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई IAS का ट्रांसफ़र का मुद्दा हो या फिर कोई भी मामला होगा तो सबसे पहले वो यहीं जाते हैं, उस पर बात होती है। बात होने के बाद वही है, फिर डिसीजन दिया जाता है। तो अब बात यह है कि क्या डिसीजन के खिलाफ कहीं अपील कर सकते हैं? क्या ये डिसीजन बाध्यकारी है? तो देखिए डिसीजन बाध्यकारी तो खैर वो होता ही होता है, लेकिन हाँ इसके खिलाफ ये अपील कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर हाई कोर्ट से भी बात नहीं बनती है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, यानी कि ये इनको अधिकार दिया गया है। और दूसरी बात है जो अधिकरण बनाए गए हैं ये जो अधिकरण बनाया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि सर अधिकरण बनाए जाने चाहिए। तो किस समिति के रिकमेंड बेस बनी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ये बनी थी, ठीक है। फिर देखो ये ग्राम न्यायालय यार चर्चा में था। ग्राम न्यायालय में क्या याद रखना है? कुछ नहीं, गांव के जो मुद्दे होते हैं आपस में उनको सुलझाने की बात की जा रही थी। मतलब गांव के मुद्दे नहीं, जो गांव में लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थानीय क्षेत्रों में, उनकी बात की जा रही थी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये भी अब इसके पास वही शादी विवाह तलाक वगैरह जो भी मामला होगा, आप अपील करें, आप पहुँचेंगे वहाँ पे, जब आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डिसीजन दिया जाएगा। इसका डिसीजन बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है, इसका डिसीजन बाध्यकारी नहीं होता। प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो इनके प्रॉब्लम्स को सुनता है। इसके बाद अगर उनको लगता है कि अपील करनी चाहिए, तो अगर कोई क्रिमिनल का मामला है तो क्रिमिनल के मामले को सत्र न्यायालय जिला वाले में, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, कहाँ पे? सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। फिर इसके बाद जो सिविल मामले होंगे उसका वो जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मतलब क्या करेंगे? अपील करेंगे। और ये अपील जैसे ही दायर करेंगे 6 महीने के अंदर क्या होगा? उसका निपटारा हो जाता है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और जो इनका गठन होता है, जो ग्राम न्यायालय का गठन होता है, आप देखेंगे ये कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी? उसी ज़िले के, मतलब राज्य, अगर यूपी की राज्य सरकार है तो यूपी के हाई कोर्ट से परामर्श करेगी, ठीक है, और परामर्श करके वो जो न्यायाधिकारी होगा उसकी नियुक्ति करेगी, गठन भी करेगी और नियुक्ति भी करेगी। कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। तो आप जब कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा 2 तरीके का कोर्ट मिलता है ना, एक सत्र न्यायालय लिखा होता है, एक जिला न्यायालय। तो कहीं भी सत्र न्यायालय लिखा हो तो इतना समझ जाइएगा यहाँ पे क्रिमिनल वाले मामले सुने जाते हैं, जिससे किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, ये सब। जितने भी जिला न्यायालय मिलेंगे आपको, जिला न्यायालय कौन से होते हैं? तो इसमें सिर्फ विवाद होते हैं, जो संपत्ति विवाद हो गए, तलाक विवाद हो गए, पारिवारिक विवाद हो गए, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? ये जिला न्यायालय में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यार, अगर न्यायालय की अवमानना कोई करता है तो न्यायालय की अवमानना, न्यायालय ने कोई आदेश दिया, कोई डिसीजन दिया, उस पर पालन न किया गया हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, तो उसे न्यायालय की अवमानना माना जाता है, ठीक है। तो मूल संविधान में तो इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, जो भारत का संविधान है उसमें इसके लिए कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। इसके लिए एक्ट बनाया गया था 1970 एक्ट का, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, उसमें इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। और आप देखेंगे तो आर्टिकल 129, ठीक है, और आर्टिकल 215, जो आर्टिकल 129 है वो सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट की अवमानना को क्या करता है? ये बताता है कि अगर कोई अवमानना करता है तो इनके पास दंड करने की, मतलब इन दंड देने की शक्ति है, ठीक है। तो अवमानना वही 2 प्रकार के होते हैं, एक सिविल अवमानना और एक आपराधिक। आपराधिक वो हो जाता है जब कोई कार्रवाई में क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसमें बाधा पहुंचाने का काम करता है, तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए एक दया याचिका आती है, मर्सी पेटिशन। तो मर्सी पेटिशन किसके पास दी जाती है? तो याद रखना, जो हमेशा दया याचिका होती है वो कहाँ दी जाती है, किसको दी जाती है? तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसके अंतर्गत वो क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को माफ़ करते हैं,
ठीक है। उसी तरीके से एक और पिटीशन होती है क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका। ये कहाँ दायर की जाती है? ये उसी कोर्ट में दायर की जाती है, मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट में, उसी कोर्ट में दायर की जाती है जिसमें उसे सज़ा सुनाया जाता है। तो जब आपने सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सुना दिया, लेकिन अब वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पर बहस करे, फिर से इसे देखें, तो वो फिर कौन सी पिटीशन दायर करेगा? क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका। तो याद कर रखना है, दया याचिका और उपचारात्मक याचिका में अंतर है, ठीक है। और ये उपचारात्मक याचिका है, आप देखेंगे तो आर्टिकल 137 के अंतर्गत दिया हुआ है पुनर्विचार याचिका, तो उसके अंतर्गत ही इसका मतलब इनडायरेक्ट तौर पे मेंशन है। भारत के संविधान में इसका मेंशन नहीं है, वहाँ पे पुनर्विचार याचिका लिखा हुआ है, ठीक है। और क्यूरेटिव पिटीशन जो होता है उसके लिए लास्ट अंतिम संवैधानिक उपाय भी होता है कि उसमें अपील करे, उसकी सुनवाई हो, ठीक है। वही है क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह जो ये सब होते हैं, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाता है इनको, ठीक है। क्योंकि भाई अब एक बार सज़ा हो गई तो फिर आप क्यों बार बार ऐसा कर रहे हैं। फिर देखो यार, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होते हैं। क्या होता है? जब कोई भी मामला हो जो बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है। पहली बात तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इस योजना में दोनों पैसा खर्च करते हैं। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2026 तक अभी ये बना रहेगा, कंडीशन ये है, ठीक है। और इसमें जो वित्त पोषित किया जाता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को, वो निर्भया फंड से दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी देती है, ठीक। इसमें होता क्या है कि जो भी पॉक्सो एक्ट के मामले हैं, ठीक है, बलात्कार के मामले हैं और भी बहुत सेंसिटिव हैं, बच्चों के संबंधित मामले हैं, वो उनके लिए तुरंत एक कोर्ट स्थापित किया जाता है, या फिर कोर्ट जो स्थापित होते हैं पहले से, उनमें इनकी सुनवाई होती है। और इसमें होता क्या है कि बहुत जल्दी उस फैसले पर डिसीजन ले लिया जाता है। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो करीब 30 राज्यों में करीब 1023 ऐसे, ठीक है, ऐसे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अभी भी कार्यरत हैं। हाँ जी, एक होता है जीरो FIR। जीरो FIR क्या होता है? दरअसल जीरो FIR वो FIR होता है जहाँ आपके साथ घटना हुई है, ठीक है, उसके नज़दीकी थाने में या उससे संबंधित थाने में आप अपील न करके दूसरे थाने में पहुंच जाते हैं। जैसे घटना आपके साथ यहाँ हुई उत्तर प्रदेश में, आप पहुंच गए दिल्ली, तो दिल्ली वाला क्या करेगा? वो FIR दर्ज करेगा, तो वो एक तरीके से जीरो FIR कहलाएगा, ठीक है। अब वहाँ से वो उस पुलिस थाने वाले को भेजेगा, कहेगा आप इस पर जांच करिए, वो जांच करेगा, फिर FIR दर्ज करेगा, तो इस तरीके का FIR जो होता है वो जीरो FIR कहलाता है। फिर देखो यार दोस्त, कुछ चीज़ें बदली हैं अभी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि भारतीय दंड संहिता है, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता, जिसके आधार पर क्या किया जाता था, लोगों को दंड दिया जाता था, उनका नाम बदला गया है IPC वगैरह का। तो ये जो नए 3 कानून बनाए गए हैं, जो आपराधिक कानून बनाए गए हैं, वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना है, इनमें क्या क्या नया इंक्लूड किया हुआ है, ठीक। तो जैसे आप देखिए, भारतीय दंड संहिता है, पहली बात तो भारतीय दंड संहिता का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। इसको याद रखना है, क्या याद रखना है? याद रखना। पहली बार इसमें क्या किया गया है, जो IPC में भी नहीं था, अगर कोई दंड करता है, छोटे मोटे अपराध करता है, पहली बार का मतलब है कि पहली बार ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि अगर कोई छोटे मोटे अपराध करता है तो उससे सामुदायिक सेवा भी कराई जाएगी, ठीक है। सामुदायिक सेवा का मतलब सार्वजनिक स्थलों पर ले जाकर सफाई भी करवा सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी हेल्प टाइप के काम करवा सकते हैं उससे, ठीक है। दूसरा, राजद्रोह का जो IPC का सेक्शन 124 था राजद्रोह का, उसको हटा दिया गया, ठीक है, उसको हटा दिया गया है, अन्य चीज़ें जोड़ी गई हैं। और एक चीज़ और कहा गया है, अगर कोई समूह है या कोई ग्रुप है किसी को गंभीर चोट पहुँचाता है, ठीक है, तो अब भाई इसमें क्या है कि सभी जितने भी समूह में शामिल होंगे सभी को दोषी माना जाएगा और एक जैसी सज़ा दी जाएगी, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा भाई। या फिर अगर किसी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया हो, तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके बाद आप देखेंगे भारतीय नागरिक संहिता। फिर देखो यार, ध्यान देने वाली जरूर बात है, कौन किसकी जगह पे लाया था ये भी याद रखिएगा ना। जो CRPC एक्ट था, ठीक है, CRPC की जगह पे क्या लाया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो CRPC एक्ट है वो, ठीक है, IPC क्या था? वो ये बताता था कि इस आर्टिकल में किसी ने अगर जुर्म किया है तो इस आर्टिकल के अंतर्गत उसको ये सज़ा दी जाएगी, जैसे 302 के तहत उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। लेकिन जो CRPC बताता था वो प्रोसेस बताता था कि किस प्रोसेस के द्वारा उसको सज़ा दी जाएगी, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे गवाह जुटाए जाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो ये CRPC का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, क्या कर दिया गया? तो अब इसमें यह कहा गया है कि भैया देखो, अब हम किसको, जैसे कोई कैदी है तो किसको हम क्या करेंगे? जमानत देंगे। तो कहा गया अगर पहली बार कोई अपराध करता है, ठीक है, पहली बार अपराध करेगा तो वो जितने दिन की उसकी सज़ा दी जाएगी, अगर वो उसका 1/3 1/3
सज़ा काट लेगा तब उसको हम ज़मानत दे सकते हैं। वही अगर वो बार बार करता है या फिर दूसरी बार करता है या फिर उसे कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, ऐसी गलती दोबारा करता है वो, तो कम से कम वो आधा जब सज़ा काट लेगा तब उसको क्या ज़मानत दी जाएगी, उससे पहले उसको ज़मानत नहीं दी जाएगी। जैसे किसी को 10 साल की सज़ा है तो 5 साल काटने के बाद ही उसे ज़मानत दी जाएगी, ये अगर दोबारा मिस्टेक्स करता है तब, ठीक है। वही कहा गया है कि अगर जो मेडिकल जांच है, किसी व्यक्ति की मेडिकल जांच, तो अब कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है। पहले नहीं कर पा रहा था लेकिन अब कोई भी कर सकता है। और अब फॉरेंसिक जांच होगी। अगर कोई भी ऐसा क्राइम है, क्रिमिनल क्राइम है जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, तो आपको फॉरेंसिक जांच करना ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो कार्रवाई की समय सीमा है उसको भी निर्धारित कर दिया गया है कि आप इतने दिन में क्या करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो याद रखना बालक, ये जो CRPC एक्ट 1973 था, इसकी जगह पे कौन आया था, भारतीय नागरिक संहिता 2023। फिर देखो यार, एक और एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। ये बताता है कि कैसे कैसे आप साक्ष्य लेंगे, कौन से साक्ष्य लेंगे, कौन से मान्य होगा, कौन से मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि पहली बार ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड होंगे, यानी अगर किसी की बात रिकॉर्ड करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो पहले मान्य नहीं होता था, लेकिन अब ये मान्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी क्या कहा गया, अब ये मान्य होगा। और इन्होंने कहा अब संयुक्त सुनवाई होगी। संयुक्त सुनवाई का मतलब है 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अगर कोई फरार हो गया, एक आरोपी फरार हो गया और वो जवाब नहीं दे रहा है, सुन नहीं रहा है, तो बाकी 9 पे जो सज़ा होगी वो उसको भी होगी। यानी बाकी 9 जो मान लेंगे उन्होंने क्राइम किया है, वो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भी किया है। अगर वो आके कन्फेस नहीं करता है तो, इसलिए भागना नहीं है कि क्यों, क्योंकि अगर भागने पे क्या होगा, जो उनको सज़ा होगी वो इस व्यक्ति को भी हो जाएगी। अगर उसने वो नहीं किया है तो फिर आ करके कानून को बताना है, ठीक है, कि हमने सर ऐसा नहीं किया है। और देखो यार, अभी बहुत ज़्यादा नकल वगैरह हो रही थी, तो उस नकल को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण नियम लेकर के आई 2024, ठीक है, जो जून 2024 से लागू भी हो गया है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि भाई देखिए, अगर कहीं पे नकल होता है, कुछ भी होता है, तो प्रथम दृष्टया जो मामला बनता है उसके लिए जो परीक्षा केंद्र प्रभारी होगा उस पर तुरंत FIR होगी और उचित कार्रवाई होगी, ठीक है। और इसकी जो जांच होगा, इसकी जो जांच है, पहले तो कोई भी कर सकता था ऐसा ही, लेकिन अब कोई क्षेत्रीय अधिकारी ही करेगा, यानी जो CO होंगे, सर्कल ऑफिसर होंगे, वो क्या करेंगे, वही इसकी जांच करेंगे और फिर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बाकी कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कहा गया है कि किसको माना जाएगा अनुचित साधन। अनुचित साधन का मतलब किसको क्राइम माना जाएगा, तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न पत्र लीक हो या फिर आंसर शीट लीक हो, तो वो क्या है, वो एक अनुचित साधन या फिर क्राइम माना जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई अभ्यर्थी किसी अभ्यर्थी की हेल्प भी कर रहा है, अगर मान लीजिए आपके बगल वाला आपसे पूछ रहा है, सर इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, तो वो भी इसके दौरान क्राइम हो गया, क्राइम है, ठीक है, वो भी क्राइम माना जाएगा। इसके बाद कोई मान लो कंप्यूटर नेटवर्क है, उससे कोई छेड़छाड़ करता है या फिर फर्जी ही परीक्षा आयोजन करता है, ऐसा कुछ भी होता है तो ये क्राइम माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये दंड है ना, ये काफ़ी कठोर है। जो दंड था ये काफ़ी कठोर कर दिया गया। ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलती करता है, ऐसी मिस्टेक करता है, तो कम से कम उसे 3 साल के लिए सज़ा दी जाएगी, ठीक है। उस सज़ा को क्या करेंगे, कम से कम 3 साल तो होगी ही होगी, और लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इसने गंभीर मामले में मिस्टेक की है तो 5 साल तक उस सज़ा को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर कोई नकल वगैरह इस तरह से कराता है, प्रश्न पत्र वगैरह कुछ भी फ्रॉड करता है, तो इतना होगा। इसके बाद अगर कोई संगठित अपराध करता है, यानी ग्रुप बना के ऐसा करता है, तो ग्रुप जब बना के ऐसा करता है तो पहली बात तो उन पे जो जुर्माना लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही जो परीक्षा आयोजन की गई थी उसकी जो लागत आई थी वो भी उनसे वसूला जाएगा, ठीक है। और इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। और साथ ही साथ ये याद रखना है, ये सभी अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे और गैर समनीय होंगे, यानी किसी को भी बिना वारंट के भी इसमें गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। और संज्ञेय का मतलब है कि भैया, गैर जमानती का मतलब है कि जमानत भी जल्दी नहीं मिलेगी, ठीक ना। ये यार देखो, इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन का मतलब इंटरनेट ही बंद कर देना, मान लो उस क्षेत्र में, ठीक है। तो इंटरनेट शटडाउन के मामले काफ़ी देखे गए हैं। तो अब इसके लिए लेकर के प्रावधान क्या है, अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में इंटरनेट गवर्नमेंट बंद कर देती है तो क्या उसको राइट है, हमारे मूल अधिकार का तो हनन हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सामाजिक अशांति को रोकना है, धोखाधड़ी को रोकना है,
सुरक्षा और लोक व्यवस्था को मैनेज करना है तो गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन उस क्षेत्र में कर सकती है। ठीक है, जब ये ऐसा करती है तो पब्लिक इमरजेंसी के आधार पे 15 दिनों तक के लिए क्या करते हैं, अस्थायी रूप से सब कुछ बंद कर दिया जाता है। हाँ, इसके बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और जो ऐसे आदेश दिए जाते हैं भाई साहब, याद रखिएगा, वो कौन देता है, वो गृह सचिव देता है। ठीक है, बाकी इसकी समीक्षा के लिए कमेटी वगैरह सब बनाई जाती है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ कहा है भाई साहब। देखिए, याद रखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि भाई इसे आप अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं या निलंबित नहीं, इंटरनेट को निलंबित नहीं कर सकते। यानी गवर्नमेंट चाहे तो अनिश्चित काल के लिए नहीं लगा सकती, उसको बताना होगा हम इतने दिन के लिए लगा रहे हैं, इतने दिन के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, और वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं लगा सकते, केवल अल्प अवधि के लिए लगेगा, अल्पकालिक अवधि के लिए लगेगा, जितना कम से कम हो सके। और अगर बहुत ज़्यादा नियमों का उल्लंघन वगैरह होता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर देखो यार, ये नेक्स्ट वाला आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के बचाने की बात करता है। उपभोक्ता कौन है, जो वस्तु खरीदते हैं और उसका उपभोग भी करते हैं, बेचने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो 2019 में कई संशोधन किए गए और कहा गया कि अब उपभोक्ता किसको कहा जाएगा। पहले क्या था, जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान खरीदते थे या सेवाएं का लाभ लेते थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यानी अगर इनके अधिकारों का भी हनन होता है, इन्हें उचित सामान नहीं मिलता है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं उपभोक्ता फोरम में जा करके। ठीक है, और कहा गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी, जो उपभोक्ताओं के क्या करेगी, उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भ्रामक विज्ञापन देता है, ठीक है, दिखाता है कि यार हमारी क्रीम लगाइए 5 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, इतने गोरे हो जाएंगे कि सूर्य की किरण परावर्तित हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो भ्रामक विज्ञापन कोई करता है तो भाई उसके लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी कहा गया है। और इस जुर्माना ही नहीं, सिर्फ कहा गया है कि आपको 2 साल के लिए सजा भी हो सकती है। ठीक है, अगर दोबारा ये रिपीट करता है, एक बार उसकी क्रीम फेल हुई, फिर दोबारा वही काम करता है, दोबारा वही अपराध करता है, तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और उसको जो सज़ा होगी भाई साहब को, वो करीब 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में काफ़ी बचाव की बात की गई है। साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 6 उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 6 उपभोक्ता अधिकारों की बात की गई है। सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, यानी कोई वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हो आपको नुकसान न पहुंचाए। सूचित होने का अधिकार, यानी उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आप देखिए बिस्कुट के पीछे छपा होता है किसमें क्या क्या मिला हुआ है, एक्सपायरी डेट भी छपी होती है। चयन का अधिकार, चयन का अधिकार का मतलब है आप कोई भी वस्तु आपके सामने है तो आप चुन सकते हैं, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप यही लीजिए। सुनवाई का अधिकार, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, जैसे कि आपने कोई वस्तु ली तो आप किसके पास जाके कहेंगे, तो इसके लिए प्राधिकरण वगैरह बनाए जाएंगे जहां आपकी सुनवाई होगी। इसके बाद जो आपकी शिकायत होगी उसका निवारण भी किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार भी है, यानी कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, ये भी उनके अधिकार हैं। उसी तरीके से और देखो यार, ये जो बेटिंग होता है, भारत में बेटिंग और गैम्बलिंग होता है, यहाँ पर भी तो उनको अधिकार छीने जाते हैं, एक तरीके से धोखाधड़ी होती है। तो ये जो बेटिंग और गैम्बलिंग का नियम है, इस पर कंट्रोल कौन करता है, तो ये याद रखना 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। यानी इसके लिए कानून कौन बनाएगा, इसके लिए राज्य सरकार कानून बनाती है। बैटिंग रोकना है, गैम्बलिंग रोकना है, तो कौन कानून बनाएगा, तो राज्य सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। अब देखो यार, ये और आती है चीज़ें, विदेशी अंशदान अधिनियम। दरअसल ये अधिनियम करता क्या है, तो जो विदेश से प्राप्त होते हैं फंड वगैरह, जैसे दान किसी को मिल गया या किसी ने कुछ हस्तांतरित कर दिया, दे दिया इनको, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। ठीक है, कि आपको कितना दान चाहिए, कितना नहीं चाहिए। तो पहली बात है, विदेशी अंशदान का अर्थ होता है जिससे कोई व्यक्ति भी ले सकता है, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है मान लो, या कोई विदेशी संस्था जो देती है किसी भारतीयों को, बेसिकली उनके लिए बनाया गया है। तो भारतीयों में ये कौन लेते हैं, ठीक है, एनजीओ वगैरह होते हैं, आप देखेंगे जो कोई एनजीओ वगैरह होते हैं, कोई व्यक्ति होता है, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, अंशदान ले सकते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति विदेशी अंशदान लेगा तो उसके लिए क्या होगा, तो विदेशी जो फंड प्राप्त करेंगे, ठीक है, कोई एनजीओ प्राप्त करेगा, लेकिन कौन कौन प्राप्त नहीं कर सकता, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है, इसको विदेश से कोई हेल्प नहीं दी जा सकती, अभी चर्चा में था। कोई भी न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकता, कोई भी पत्रकार और समाचार पत्र या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी भी नहीं ले सकती है।
इसके बाद विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी भी नहीं ले सकते हैं, और कोई राजनीतिक प्रकृति का संगठन है तो वो नहीं ले सकता है, यानी कोई एनजीओ है जो राजनीतिक प्रकृति का है तो वो भी नहीं ले सकता है। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, अब जब कोई भी फंड आएगा, फंड लेगा, तो फंड क्या होगा, उस फंड के लिए उसको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं FCRA अकाउंट। तो जो ये FCRA अकाउंट खुलवाएगा वो कहाँ खुलाएगा, वो नई दिल्ली के SBI की जो मुख्य शाखा है उसमें खुलेगा, और कहीं नहीं खुलेगा। यानी नई दिल्ली के स्टेट बैंक में जाकर के वो खाता खुलवाएगा जो उसका मेन ब्रांच है, और वो खाता खुलवाना उसके लिए अनिवार्य होगा। और जैसे ही ये पैसा उसको विदेशी फंड प्राप्त होगा, इसमें ये ध्यान रखना है कि वो जो विदेशी फंड प्राप्त होगा वो इसी अकाउंट में होगा। केवल विदेशी अंशदान के लिए वो अपना पैसा इसमें नहीं जमा कर सकता। और दूसरी बात है, ये पैसा वो किसी व्यक्ति या किसी एनजीओ को स्थानांतरित नहीं कर सकता। यानी जो भी पैसा आएगा वो उसका इस्तेमाल करेगा और गवर्नमेंट को बताएगा उसने कितना इस्तेमाल किया। न किसी व्यक्ति को दे सकता है और ना ही किसी एनजीओ या किसी संस्था को दे सकता है, ठीक है। तो अब ये जो FCA जो पंजीकरण होता है, 5 साल के लिए पंजीकरण हो जाता है। कोई व्यक्ति अंशदान के लिए पंजीकरण करवाता है एनजीओ वाला अपने आप को, फिर इसके बाद 6 महीने के भीतर जैसे ही समाप्त होने वाला होता है फिर उसे पंजीकरण कराना पड़ता है, नहीं तो गैरकानूनी हो जाएगा संगठन, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो इसमें पैसा आएगा इसमें ये कहा जाता है कि भैया इसका कम से कम अधिक से अधिक आपका 20% ही प्रशासनिक खर्च होना चाहिए, ठीक है। और बाकी 80% जिस काम के लिए आप ले रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए आप खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना हो जाता है, यानी वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है, यानी टैक्स वगैरह के लिए इनको वार्षिक रिटर्न भी करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखो यार, कुछ संगठन थे जो भी चर्चा में थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इनके बारे में देख लेते हैं, दरअसल हुआ क्या इनके साथ अभी। दरअसल होता क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो भी क्या करता है, वो मान्यता प्रदान करता है, ठीक है, इनको चाहे प्रदान करे या ना करे, ये तो अपने देश में काम देख ही सकते हैं। तो अभी इसने जो उसका गनहरी है उसने स्थगित कर दिया, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार को दर्जा क्या कहते हैं कि प्रदान नहीं किया। तो कोई बात नहीं है, नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब होता क्या है, थोड़ा इनकी संरचना देख लेते हैं, भारत में कैसे कैसे ये हैं। तो आप देखेंगे जो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है वो याद रखना सुप्रीम कोर्ट, किसी और कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये बनते हैं, अध्यक्ष तो एक ही होगा, या सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यरत है वो इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता, बनेगा वही व्यक्ति जो सेवानिवृत्त है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं डीम्ड सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अभी पूर्णकालिक सदस्य का मतलब वही हमने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होता है, फिर हाई कोर्ट का भी एक न्यायाधीश होता है, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे सेवारत हो। 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब इस मामले में विशेष ज्ञान होता है, और इसमें एक महिला भी होती है, यानी एक महिला सदस्य भी शामिल होना जरूरी है। 7 डीम्ड सदस्य में अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जनों का जो मतलब संगठन है वो कमीशन, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाल अधिकार संरक्षण और राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सब के जो चेयर पर्सन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो भी इसके क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। वहीं इसका जो मुख्यालय है भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का, वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और याद रखना, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी भारत के संविधान में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं था। एक ऐसी संस्था है, तो ये एक सांविधिक संस्था है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित की गई थी, और 2006 और 2019 में इसमें संशोधन भी किए गए हैं। वहीं यार जितने भी आयोग होंगे उनकी नियुक्ति जो होगी अध्यक्ष वगैरह की कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, इतना याद रखना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसकी नियुक्ति भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। हाँ, जो ये नियुक्ति करेंगे एक समिति सिफारिश करती है, समिति कहेगी सर इन्हीं व्यक्तियों में से किसी को चुनिए। तो जब सिफारिश करती है तो आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष उस समिति में सदस्य होते हैं, और फिर इसके बाद गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है लोकसभा और राज्यसभा का, और राज्यसभा का उपसभापति। ये समिति बनाई जाती है, ये समिति क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को चुनता है। इसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है वो करीब 3 साल,
3 साल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो कार्यकाल होता है। इसके लिए ये दोबारा अध्यक्ष जो है वो दोबारा अध्यक्ष बन सकता है और सदस्य भी दोबारा सदस्य बन सकते हैं। इनको पद से हटाने की बात होती है, वैसे तो त्यागपत्र दे दे ठीक है, अगर त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं ठीक है तो फिर सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, याद रखना 2 आधार है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक आदेश के द्वारा इन्हें पद से हटा सकता है। ठीक, और रही बात इनकी पावर की तो वही है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के एक्ट के द्वारा इन्हें एक सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो जो किसी के मानव अधिकार का हनन हुआ, मानव अधिकार का मतलब जो उसे जन्म से प्राप्त हुए और जो उसको प्राप्त होने चाहिए, जैसे किसी को शादी करने का अधिकार, ठीक है, किसी को अपना विकास करने का अधिकार, लेकिन उसमें कोई रुकावट आ रही है। जैसे कोई जेल में बंद है कैदी, कैदी का भी तो अपने एक अधिकार है, उसे अच्छे खाने मिले, ठीक है, सोने के लिए ठीक ठाक जगह मिले। अगर इन सब का हनन होता है तो ये आती है। अब ये क्या करेगी, इन सब की जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है भाई, ऑटोमेटिक भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं कोई इससे शिकायत ही करे। अगर हाँ कोई व्यक्ति का मानव का अधिकार का हनन हुआ है, जैसे और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है कोर्ट वगैरह में कहीं भी, तो वो इस व्यक्ति के वो जा सकता है, इस आयोग के पास जा सकता है। लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि 1 साल से कम का वो मामला हो, 1 साल न बीता हो, तब ये उस पर सुनवाई करता है। सुनवाई मुख्यतः क्या है, जांच वगैरह करता है और कोर्ट को क्या करता है इस संबंध में, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी करता है, कोर्ट वगैरह को भी रिपोर्ट करता है और बात रखता है। ठीक है, तो ये स्वतः भी कर सकता है, किसी की शिकायत पे भी कर सकता है, याद रखना। ये जेल का दौरा भी कर सकता है, ठीक है, राज्य सरकार के तहत ही तो जेल आते हैं, तो इन सब का ब्यौरा भी कर सकता है। बाकी किसी अधिकारी से पूछताछ वगैरह करने का इसके पास अधिकार होता है। देखो यार सीबीआई भी चर्चा में था, ठीक है, तो दरअसल हुआ क्या था कि जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने क्या किया है कि जो सामान्य सहमति स्थिति थी वापस ले ली। यानी होता क्या है कि सीबीआई अपने मर्जी से किसी भी राज्य में अगर कोई कांड हुआ या कोई केस हुआ तो उसकी जांच नहीं कर सकता। उसकी जांच करने के लिए क्या है, एक उस राज्य की सहमति ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसके लिए उसे अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी उसे सामान्य सहमति बोलते हैं। तो सामान्य सहमति के अंतर्गत समझौता होता है तो जांच कर सकता है, नहीं तो भाई उसे फिर विशेष अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी उसने वापस ले लिया, ये इसलिए चर्चा में था। तो यार देखो ये इसके बारे में 2-3 चीज़ें पॉइंट बहुत ज़रूरी है। 1963 में ये बना था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई, संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था तब ये बना था। और ये मंत्रालय कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये गैर वैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था है। ना तो ये कानून द्वारा बना है और ना ही ये क्या बोलते हैं हम संविधान में मेंशन्ड है, यानी गैर वैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था है। इसे जो पावर मिलती है, जो प्रशासित होता है, वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, वही इंटरपोल की सहायक भी है कार्यप्रणाली अगर देखेंगे तो। बाकी इसके जो निदेशक होते हैं, इसका निदेशक जो होता है उसकी जो चयन होता है उसके लिए एक समिति बनाई जाती है। समिति क्या करती है, रिकमेंड करती है। ठीक है, उस समिति में प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति उस समिति में शामिल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं और कार्यकाल को इनको बढ़ा भी सकते हैं। इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, इनको 5 वर्ष तक के लिए भी अध्यादेश के द्वारा बढ़ाया भी गया था, तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वही भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, इन सब मामलों की जांच करते हैं। ठीक ना, तो वही है। देखो सीबीआई के लिए राज्य की जो सहमति होती है, एक सामान्य होती है, एक विशेष होती है। तो सामान्य सहमति एक बार दे देते हैं तो बार बार सहमति देने की जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य सहमति नहीं होती तो फिर विशेष सहमति की जरूरत पड़ती है, यानी बिना राज्य से पूछे वो क्या करेंगे, वहाँ पे जांच नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यार लोकपाल अभी चर्चा में था, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे लोकपाल के बारे में। ठीक है, तो वही है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़े बड़े पद पे लोग बैठे हैं, उन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बात की गई। तो एक पद आया लोकपाल। ठीक है, तो राज्य में लोकपाल केंद्र में लोकपाल आया और राज्य में वही पद आया, लोकायुक्त का पद आया। ठीक है, तो लोकपाल जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका पूरा का पूरा अधिकार किसका होता है, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट नियुक्ति वगैरह, सेवा शर्तें सब कुछ तय करते हैं। लेकिन अगर वही राज्य के जो लोकायुक्त की बात आती है तो वहाँ मालिक हो जाता है राज्यपाल अपना। कौन मालिक हो जाता है, तो राज्यपाल जो होते हैं अपने मालिक हो जाते हैं। ठीक है, वही लोकपाल में संरचना में तो अध्यक्ष तो होगा ही, इनकी संरचना यानी कितने मेंबर होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है और जो अध्यक्ष है वो मुख्य न्यायाधीश, या तो सीजीआई का मुख्य न्यायाधीश होगा या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या फिर भूतपूर्व कोई न्यायाधीश होगा, ये उसका अध्यक्ष होता है। याद ये रखना है कि वर्तमान
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में हैं वो भी लोकपाल बन सकते हैं, और जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी बन सकते हैं। इसका मेंबर कोई वर्तमान का सदस्य बन सकता, और इनके अलावा मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश बन सकता है इसका अध्यक्ष। इसके अलावा इसमें 8 सदस्य और होते हैं, यानी टोटल लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं, तो 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके जो 50% जो सदस्य होते हैं न्यायिक पृष्ठभूमि से आते हैं, और इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के पहले कौन बने थे, पिनाकी चंद्र घोष बने थे 2019 में, और अभी कौन से हैं वर्तमान में न्यायमूर्ति AM खानविलकर भारत के लोकपाल हैं। ठीक है, अब जब इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो भाई इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाती है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे वो जो चयन समिति है, उस चयन समिति में कौन कौन मेंबर होता है, तो उस चयन समिति में होते हैं प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात विधिवेत्ता सदस्य हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना है। बाकी इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। दूसरा, एक बार अगर कोई व्यक्ति बन गया लोकपाल या इसका सदस्य, ठीक है, तो दोबारा फिर नहीं बन सकता है, ये याद रखनी है। ठीक है, और कैसी जांच वगैरह करते हैं, तो इनके 2 विंग्स होते हैं। विंग्स का मतलब है कि इंक्वायरी विंग होती है जो इनके लिए इंक्वायरी करके देती है। ठीक है, जो 60 दिन के भीतर क्या बोलती है, इंक्वायरी करके देगी कि सर हाँ देखिए ऐसा ऐसा है, और ये भ्रष्टाचार वगैरह के मामले में ज़्यादातर जांच करते हैं। दूसरा उनका अभियोजन विंग होता है जो उनको इन्फॉर्म करता है कि भाई कोई भी मतलब वही अधिकारी है तो किस प्रकार से उस पर अभियोजन चलाना है। ठीक है, लोकपाल की शक्तियाँ भाई देख लीजिए। ठीक है, CBI सहित मतलब किसी भी जांच एजेंसी को निर्देश दे सकता है, कोई भी जांच एजेंसी इनको निर्देश दे सकता है। और इनका जो क्षेत्र अधिकार है, यानी किनके किनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार की जांच कर सकते हैं, भैया प्रधानमंत्री भी हैं, याद रखना, प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं, जितने संसद सदस्य हैं, जितने भी ग्रुप ABCD की नौकरियां हैं सबके, ठीक है, जितने भी उनके तहत अधिकारी हैं सबको ये क्या कर सकते हैं, सबकी जाँच कर सकते हैं। हालाँकि इसकी लिमिटेशन भी है, ऐसा नहीं है। और ये किसी भी बोर्ड, संसद अधिनियम द्वारा स्थापित कोई भी वित्त पोषित किया जाता है उस बोर्ड की भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपये उससे अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करता है उसके खिलाफ भी जांच कर सकता है। कोई भी सोसाइटी, मतलब चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंटेड हो। ठीक है, फिर देखो यार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है ये, याद रखना, एक संवैधानिक संस्था है। अभी क्या हुआ कि ये क्रिमिनल कोर्ट की तरह जांच करने या का मतलब इनके पास कोई राइट नहीं है कि किसी को निर्देश दें इस तरीके से जांच करने के। ठीक है, आर्टिकल 338 के अंतर्गत ये गठित होती हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष की अवधि के लिए इनका कार्यकाल होता है, और वही है, बाकी सब SC/ST से संबंधित मामले पे सुनवाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग है, ये आर्टिकल 315 में, वही UPSC जो आपका एग्जाम कराता है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 315 में इनके बारे में मेंशन किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति, तो स्वाभाविक सी बात है, कार्यकाल वही 6 वर्ष या 65 साल की आयु, और कम से कम ये 10 वर्ष इन्होंने सरकारी सेवा दिया हो तभी इसके लिए ये पात्र होंगे, इनको चुना तभी जाएगा। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद क्या होगा, ये किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं होगा भाई, यानी कि अगर आप देखेंगे सरकार के अधीन, भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, और इनको पद से हटाया जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है, दिवालिया हो गए हो, मानसिक विकृति हो, ये सब वगैरह वगैरह। फिर देखो यार, राज्य वित्त आयोग, याद रखना, राज्य वित्त आयोग मूल संविधान में शामिल नहीं था। मूल संविधान का मतलब जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान था, यानी बिना संशोधन वाला संविधान, उसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में कोई मेंशन नहीं था। बाद में मेंशन किया गया, कब, जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ तब, तो उसमें आर्टिकल 243 का एक बनाया गया और कहा गया कि राज्यपाल हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। किसका, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, और इसे जो जोड़ा गया था वो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में से जोड़ा गया था, आर्टिकल 243 का 1, ये याद रहेगा। ठीक है, और क्या करते हैं ये, वही है यार, राज्यों और पंचायतों के बीच में किस प्रकार से वित्तीय मतलब वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करता है, किस प्रकार से बंटवारा होगा वो उसकी जांच करता है। ठीक है, और वही नगर पालिका के लिए भी यही काम करता है। इसके बाद देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, भाई साहब ये क्या करते हैं, ये भी यार भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, याद रखना,
संथानम समिति की सिफारिश पे ये भी बना था, लेकिन ये सीबीआई की तरह नहीं है, ठीक है। इसको 2003 के अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय बना दिया गया, यानी एक सांविधिक निकाय है, गैर सांविधिक निकाय नहीं है। वही इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन एक समिति होगी, वही समिति जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता, वो सिफारिश करेंगे, तो उन्हीं में से इस व्यक्ति को चुना जाएगा, राष्ट्रपति चुनेंगे, ठीक है। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग में कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें 3 मेंबर होते हैं। वही देखो यार, वही देखो विधि आयोग चर्चा में था, ठीक है। अभी क्या किया गया, 23वां वित्त आयोग को गठन की, अरे यार सॉरी बहुत गर्मी है ना। विधि आयोग क्या है, 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई, ठीक है। किसको दे दी गई, और ये जो गठन किया गया वो कितने साल के लिए किया गया, तो 3 साल के लिए गठन किया गया है, यानी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक का इसका कार्यकाल होगा। वही है, भारत की विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाना, सलाह देना कि कौन से कानूनी सुधार करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, यही सब इसके काम होते हैं, ठीक है। इसके में देखेंगे जो मेंबर्स वगैरह होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, हालांकि और भी सदस्य होते हैं, लेकिन एक अध्यक्ष और 4 एक तरीके से पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। इनका गठन कौन करता है, कब हुआ था, तो वही लॉर्ड मैकाले ने पहले किया था, 1834 में इसका पहली बार गठन हुआ था, लॉर्ड मैकाले ने इसका गठन किया था। जो चार्टर एक्ट आया था 1833 के, उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था। याद ये रखना है कि ये गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक भी है और गैर सांविधिक निकाय भी है, यानी विधिक नहीं है, किसी एक्ट द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, ये याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रपति इसका गठन करता है। देखो यार, नीति आयोग था, नीति आयोग अभी चर्चा में था, पता होगा आपको, नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लाया गया था। और एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक का मतलब बैठ के बहुत अच्छे से बात और विचार किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, सभी मुख्यमंत्री होते हैं, सभी उपराज्यपाल होते हैं, वही। फिर इसके बाद जितने भी नीति आयोग हैं, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, और कुछ इसमें पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और 2 काम होता है इनका, वही कि बिहार कैसे देश में विकास होगा, उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए नीतियाँ बनाते हैं, साथ ही साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SDG इंडिया इंडेक्स ये जारी करता है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करता है, इसके बाद ये निर्यात तैयारी सूचकांक भी जारी करता है, याद रखना यार, या साथ ही इस रिपोर्ट ये भी जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आधार कार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जो आधार कार्ड होता है आपका, बस इतना जानना है कि जो आधार कार्ड होता है वो जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है, यानी कोई आधार कार्ड अगर आपको दिखाता है, ठीक है, तो उसको आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ठीक है। कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि नहीं, वही आपका एक प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। तो ये आधार कार्ड बनाने के लिए देखेंगे आप, 2016 का एक्ट आया था जिसमें UIDAI एक वैधानिक निकाय बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था। और ये किसके अंतर्गत काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसके अंतर्गत आपको 12 अंक का एक विशिष्ट संख्या दी जाती है ना। फिर क्या, आपका डेटा इसके आधार पे आरक्षित किया जाता है। बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आधार कार्ड को अनिवार्य भी बनाया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट की फैसिलिटी, अगर सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाते हैं तो अनिवार्य भी बना दिया जाता है। ये गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है, ठीक है। लेकिन यार देखो, कुछ जगहों पे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, कहा भैया देखिए, ठीक है, कहीं कहीं जो अनिवार्य होगा वो अनिवार्य कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे समाज कल्याण की योजनाएं हैं, उनका लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बैंक खाता खुलवाना चाहता है, मोबाइल है ना, मोबाइल नंबर चाहिए उसको, सिम कार्ड चाहिए, मोबाइल लेना है, या फिर कोई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य है जो आधार डेटा है राज्य के पास, वो किसी कंपनी के साथ, निजी कंपनी के साथ अनुबंध करके उसको शेयर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ठीक है। और ये सब का सब जो कहा गया था वो किस में कहा गया था, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में। यार एक चीज़ याद रखना, ये जन योजना अभियान चलाया गया था, तो पहले किसने चलाया है, पंचायती राज मंत्रालय ने चलाया है, और इसमें ग्राम पंचायत का विकास करना है,
जन योजना जो अभियान है किसके द्वारा चलाया गया? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का, मतलब जो विकास करना है ग्राम पंचायत का, बस लोगों को मोटी मोटा मिला कर के यही है। और जन योजना का मतलब है कि लोगों की भागीदारी से ऐसा करना है, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, ठीक ना। देखो यार, कुछ पासपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक राजनयिक पासपोर्ट होता है। तो राजनयिक पासपोर्ट क्या होता है? ये भारत सरकार उस व्यक्ति को देती है, मतलब कुछ व्यक्तियों को ये अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन किसको दिए जाते हैं? ठीक है, मुख्यतः जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो सांसद वगैरह होते हैं, उनको दी जाती है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो किसी देश में घूमने गए हैं तो वहाँ पे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, डिटेंशन नहीं किया जा सकता, और कुछ और जो कानूनी कार्रवाई है उनसे उनको छूट प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये उस मतलब विशेषाधिकार दिया गया। साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ अन्य देश हैं, जैसे जर्मनी के अलावा 33 अन्य देश भी हैं जहाँ पे जिनके पास राजनयिक पासपोर्ट होगा तो वो वीज़ा मुक्त यात्रा भी कर सकते हैं। वीज़ा मुक्त यात्रा मतलब उनके पास वीज़ा नहीं उस देश का है तब भी कर सकते हैं, और 90 दिनों तक, ठीक है, 90 दिनों तक आप वो बिना वीज़ा के उस देश में रह सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है, जो सामान्य है उस व्यक्ति के लिए नहीं है। बिना वीज़ा के आप किसी देश में नहीं रह सकते हैं, आपको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो याद ये रखना है कि जो भारतीय पासपोर्ट है ये किसका विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है, यानी राज्य इस पर कानून नहीं बना सकता। और ये जो शासित होता है पासपोर्ट अधिनियम 1967 में, इसके लिए रूल्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो वीज़ा होता है वो एक तरीके से 3 प्रकार का वीज़ा होता है। एक सामान्य वीज़ा होता है नीले रंग का, एक राजनयिक होता है सफ़ेद रंग का, और एक आधिकारिक वीज़ा होता है जो मैरून कलर का होता है। वीज़ा एक यात्रा मतलब यात्रा के लिए एक तरीके से आधिकारिक पत्र होता है जो किसी देश में यात्रा करने की छूट देता है। साथ ही यार याद रखना, जो वीज़ा होता है वो किसी विदेशी देश में, उस देश के उस किसी विदेशी देश में जिसके पास वीज़ा होता है उसकी पहचान भी होता है कि किस देश का ये नागरिक है। फिर देखो यार, ये कॉमन सर्विस सेंटर जो खोले जाते हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर आप देखेंगे वही जो जनसेवा केंद्र आप कहते हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी सरकार की तरफ से, इनको हेल्प पहुंचाते हैं। तो टारगेट ये था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर हो। ये उद्देश्य याद रखना। लक्ष्य छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो यार। फिर एक देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत 180 देश में 159 में देश पर है। ये हमने आपको भी पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। देखो यार, अभी सहजिला पहल एक शुरू की गई है। सहजिला पहल किस राज्य ने किया है? तो असम सरकार ने किया है। दरअसल जिला प्रशासन के भीतर ही अलग तरीके का प्रशासन देखा जाएगा, सब डिवीज़न करके। तो सहजिला पहल जो है किसकी पहल है? असम सरकार की। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट भी समाप्त हुआ। अब ना हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करिए यार, ठीक है। और क्या कहें, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच।